नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में। इससे पहले जो लास्ट क्लास अपनी हुई थी उसमें हमने भारतीय संविधान के अनुसूची 1 और अनुसूची 2 की बात की थी। आपने पहले पढ़ा कि अनुसूची 1 जो है उसमें हमने भारत संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख पढ़ा, भारत के संघ शासित क्षेत्रों के नाम और भारत के राज्य के नाम और क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूची 1 में है। उसके बाद में हमने देखा अनुसूची 2 के बारे में। अनुसूची 2 में देखा कि वेतन का प्रावधान है। वेतन सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति और राज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद राज्यपाल, इनके वेतन का प्रावधान हमने देखा। इसके बाद में हमने लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और सीएजी, इनके वेतन का प्रावधान अनुसूची 2 में है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 3 के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अनुसूची 3 जो है भारतीय संविधान के अनुसूची 3 जो है इसमें शपथ का प्रावधान है। ये आपने देखा था कि इसमें किसका प्रावधान है, शपथ का प्रावधान है। अब यहाँ पे शपथ किन किन की है उनके बारे में देख लीजिए। अपने देश में संघात्मक शासन है, केंद्र और राज्य। केंद्र में आपने देखा है कि संसद होता है, तो इसमें संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी शपथ का प्रावधान है। संसद के सदस्य का मतलब हुआ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की शपथ। इसके अलावा संघ के मंत्री, संघ के जो मंत्री हैं उनकी शपथ यहाँ पे है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख है। और इसके अलावा सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। राज्य में बात करें तो राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल का मतलब हुआ कि विधानसभा के सदस्य की शपथ और विधान परिषद के सदस्यों की शपथ का उल्लेख भी अनुसूची 3 में किया गया है। इसके अलावा इसमें राज्य के मंत्री, राज्य के जो मंत्री हैं उनकी शपथ का उल्लेख भी है। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की एक विधानसभा सीट जो थी कर्णपुर, उस पर चुनाव स्थगित हो गया था। 5 जनवरी को चुनाव हुआ और आज 8 जनवरी को उसका चुनाव का परिणाम आया। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी, तो वहाँ पे बीजेपी के जो उम्मीदवार थे सुरेंद्र सिंह टीटी, वो चुनाव हार गए हैं। और सुरेंद्र सिंह टीटी अभी राजस्थान के मंत्री परिषद के सदस्य बने हैं, मतलब मंत्री बने हैं राजस्थान में सुरेंद्र सिंह टीटी। तो किसी ऐसे सदस्य को अगर मंत्री परिषद में शामिल कर लिया जाए जो विधानसभा का सदस्य नहीं होता, उसको 6 महीने में सदस्यता लेनी होती है। तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो है उनके पास में मौका था सदस्यता लेने का, लेकिन अब वो मंत्री परिषद के सदस्य से उसको 6 महीने में के अंदर अंदर त्यागपत्र देना होगा या उसको किसी नई विधानसभा सीट से सदस्यता लेनी होगी। तो कर्णपुर विधानसभा सीट के जीतते ही कांग्रेस की सीटें 69 से बढ़कर 70 हो गई हैं। करंट अफेयर्स में ध्यान रखना है, अभी 200 विधानसभा सीटों का परिणाम आ गया है। पहले जो चुनाव का परिणाम था वो 199 सीटों का था, अब 200 सीटों का विधानसभा का चुनाव परिणाम जो है वो आ चुका है। 200 विधानसभा सीटों के चुनाव के परिणाम में आपने देखा बीजेपी 115 पे है, सीटें जीत के हैं, और कांग्रेस की सीटें 70 हो गई हैं। महिला सदस्य 20 जीती हैं, 9 कांग्रेस और 9 बीजेपी, 2 निर्दलीय विधायक बनी हैं महिलाएं। तो इस तरीके से
टोटल 200 का 20 निकालेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10% महिलाएं वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में हैं। अब राज्य विधानमंडल जो है, इनके सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। और इनकी शपथ का उल्लेख पढ़ रहे हैं कि कहाँ पे है, तो अनुसूची 3 में है। इसके बाद में हमने देखा है कि इसके अलावा यहाँ पे राज्य के मंत्री, इसमें राज्य के मंत्री जो हैं उनके शपथ का प्रावधान है 3री अनुसूची में। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो हैं उनकी शपथ का प्रावधान भी अनुसूची 3 में है। इसके बाद में हमारे देखिए यहाँ पे अनुसूची 3 में जिनका उल्लेख नहीं है शपथ का, तो वो अनुच्छेद 160 ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ है। इसके अलावा अनुच्छेद 69 आपको ध्यान में रखना है, इसमें उपराष्ट्रपति के शपथ की उल्लेख है। और 159 है, 159 जो है इसमें राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं इनकी जो शपथ होती है वो अनुसूची 3 में नहीं है, वो अनुच्छेद 60 हो गया, तो 60 में तो राष्ट्रपति और एक गुणेतर 69 जिसमें उपराष्ट्रपति और एक 159 जिसमें 159 में बात करें अपन तो इसमें आएगा कि राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है अनुसूची 3 में। तो इसमें अनुसूची 3 जो है इसमें केंद्र हैं, संसद के सदस्य हैं, संघ के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सीएजी हैं। इसके अलावा शपथ का प्रावधान यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और साथ में अन्य न्यायाधीश, इनकी शपथ का उल्लेख भी अनुसूची 3 में किया गया है। इसके अलावा इसमें हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ का जो प्रावधान है वो भी अनुसूची 3 में है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है और जिन जिन की शपथ का प्रावधान है यहाँ पे उनमें हमने देखा कि संसद के सदस्य और विधानमंडल के सदस्य। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के जो सदस्य होते हैं जिससे में लोकसभा के सदस्य और विधानमंडल में जिसमें विधानसभा के सदस्य, ये 2 बार शपथ लेते हैं। एक बार तो ये जब उम्मीदवार बनते हैं उस समय इनको शपथ दिलाई जाती है, एक बार ये चुनाव जीत करके जब सदन में पहुंच जाते हैं उस समय इनको शपथ दिलाई जाती है। तो ध्यान रखना है कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, इनकी 2 बार शपथ होती है। एक बार नामांकन करते समय, एक बार चुनाव जीतने के बाद। अब बात करते हैं अनुसूची 4 की। अनुसूची 4 में हमें ध्यान रखना है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। एक तो ये ध्यान रखना आपको कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो किस आधार पे है? जनसंख्या के आधार पे है, जिसका आधार वर्ष रखा गया है 1971 की जनगणना। अब दूसरा फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा में अधिकतम जो सीटें होती हैं राज्यसभा में वो 250 का प्रावधान है। अधिकतम 250 सीटों का प्रावधान है राज्यसभा में। वर्तमान में इसके प्रावधान की बात की जाए तो 245 सीटों का प्रावधान वर्तमान में है। इसको 2 पार्ट में आपको पढ़ना है कि एक तो होते हैं निर्वाचित सदस्य। तो जो निर्वाचित सदस्य होकर आते हैं विधानसभा इसमें राज्यसभा में वो हैं जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इनका 233 सदस्य। दूसरा मनोनीत सदस्य, जो मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य और इनकी संख्या 12 होती है जिनका प्रावधान भारतीय संविधान के 83 में किया गया है। इनका मनोनयन आपने पढ़ा है कि राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा में
जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, इनका मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से। और ये जो निर्वाचित सदस्य हैं 233, इनको आप दो भाग में याद करेंगे। एक तो ये राज्य से कितने निर्वाचित होकर के आते हैं, 28 राज्यों से। तो 28 राज्यों से निर्वाचित होने वालों की संख्या आपको ध्यान रखनी है, 225 है। राज्यसभा में जो राज्यों से आ रहे हैं निर्वाचित होकर के, उनकी संख्या 225। इसके अलावा बच गए अपने केंद्र शासित प्रदेश बोलें या संघ शासित क्षेत्र बोलें, तो 3 ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जिनमें राज्यसभा की सीटें हैं। उनमें एक तो है दिल्ली, दिल्ली में राज्यसभा की सीटें 3 हैं। एक है पुडुचेरी, पुडुचेरी में राज्यसभा की सीट 1 है। इसके अलावा J&K, जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें राज्यसभा की सीटें 4 हैं। पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, राज्य था, और 31 अक्टूबर 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख के साथ में। हालांकि लद्दाख जो है उसमें राज्यसभा की सीट नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये राज्यसभा की सीटें हैं क्योंकि यहाँ विधानसभा है। तो जहाँ जहाँ जिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा सीटें होती हैं, वहीं पे राज्यसभा की सीट होती है। ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली में राज्यसभा की सीटें 3 हैं और पुडुचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 4। तो इस तरीके से 8 सीटें ऐसी हैं, 8 सदस्य ऐसे हैं राज्यसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों से या संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। राज्यों से निर्वाचित होकर के आने वालों की जो संख्या है वो 225 है, 28 राज्यों से। 8 टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 3 में ही राज्यसभा की सीटें हैं, उनसे 8 सदस्य आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब बात करते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची, जो 5वीं अनुसूची है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन लिखा गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन इसमें लिखा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि जो जनजातीय क्षेत्र होता है, जनजातीय क्षेत्र राज्यों में, ये कौन घोषित करेगा? कौन घोषित करेगा? तो आपको बताना है ये राष्ट्रपति घोषित करता है। कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 244(1) में है। जनजातीय क्षेत्र घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन लिखा गया है, इसके लिए एक जनजातीय परिषद होती है, जनजातीय परिषद। और ये जनजातीय परिषद जो होती है, इसमें 20 सदस्य लिए जाते हैं। कितने सदस्य? 20 सदस्य लिए जाते हैं। अब ये 20 सदस्य जो हैं, इसमें 2/3 सदस्य जो होते हैं वो जनजातीय क्षेत्र के विधायक होते हैं। जनजातीय क्षेत्र के विधायक होते हैं। कितने? 2/3 सदस्य जनजातीय क्षेत्र के विधायक इसमें लिए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो जनजातीय परिषद है, इसका गठन कौन करेगा? तो आपको बताना है इसका गठन करता है राष्ट्रपति। गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ, इसके लिए सलाह या सिफारिश कौन करता है? तो इसके लिए सलाह या सिफारिश करता है राज्यपाल। सलाह या सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो यह हमने पढ़ा है कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन लिखा गया है। जनजातीय क्षेत्र जो है वो कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करता है। जनजातीय विकास परिषद होती है ये, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उन क्षेत्रों में विकास के लिए, नियम आदि के लिए सुझाव देना। और इसमें 20 सदस्य होते हैं। 2/3 सदस्य जनजातीय क्षेत्रों के एमएलए को बनाया जाता है। इसका गठन राष्ट्रपति करेगा। सलाह या सिफारिश की बात की जाए तो राज्यपाल। तो हमने आज अनुसूचियों में अनुसूची 3, 4, 5 की बात की है। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई है तो आप शेयर कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।